गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है 3 जुलाई 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं एक बार देख लेते हैं ब्रीफली। पोलियो वैक्सीन के बारे में एक बहुत ही शानदार टेक्स्ट सेक्शन और साइंस वाले सेक्शन में आज दिया हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। पोलियो वैक्सीन कैसे बनी थी, कितने टाइप की वैक्सीन होती हैं, किस तरह से उसने काम करती है, वो थोड़ा सा बात करेंगे। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी दुनिया में सिर्फ दो ही कंट्री ऐसे हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जहाँ पे यूजली आपको पोलियो के केसेस देखने को मिलते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा आर्टिकल है, साइंस वाले सेक्शन से भी कर सकते हो, गवर्नमेंट पॉलिसी वाले सेक्शन से भी कर सकते हो। इंडिया में कौन कौन से स्टेप्स लिए हुए हैं पोलियो को रिमूव करने के लिए, वो सब चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा आर्टिकल है, मेंस के परस्पेक्टिव दोनों आप पढ़ सकते हो। मोबाइल कनेक्टिविटी के एक छोटा सा एडिटोरियल हम लोग करने वाले हैं टैक्स वाले सेक्शन से। इंडिया में जो गांव है, दूर दराज के जो एरियाज हैं, मोबाइल एरियाज हैं, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, हम वहाँ पे इंटरनेट क्यों नहीं पहुंचा पाते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं इंटरनेट को कनेक्टिविटी करने के, उस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। थोड़ा बहुत यहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात कर सकते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी अभी डेवलप की जा रही है जिसकी वजह से जो विलेजेस हैं दूर दूर के, वहाँ पे भी हम लोग इंटरनेट पहुंचा सकते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। उसके अलावा अनफॉर्चुनेटली उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक स्टैम्पीड हुआ। स्टैम्पीड मतलब भगदड़ मच गई, जिसमें कुछ लोगों की डेथ हो गई। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा आर्टिकल है मेंस के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट से, जीएस पेपर 3 से आता है। वेम्बनाड लेके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं, प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा एक एडिटोरियल दिया हुआ है लिबरलिज्म को लेके। कुछ खास नहीं है, मतलब आप अगर थोड़ा बहुत जानते हैं लिबरलिज्म, राइट विंग लेफ्ट विंग, उस बारे में, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो डेफिनेटली फिर देखें। थोड़ा सा पॉलिटिकल भी है, तो मैं उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ बात कर सकते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप के अंदर भी कई कंट्री में इलेक्शन अभी हो रहे हैं, कुछ में हो चुके हैं। तो वहाँ पे राइट विंग जो गवर्नमेंट्स हैं वो पावर में आ रही हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में इसको हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार फ्रंट पेज पे देख लेते हैं, देखिए क्या हो रहा है। और फ्रंट पेज पे भी अगर आप देखोगे ना, तो आज ये स्टैम्पीड वाला ही जो है वो दिया हुआ है। देखिए जरा, स्टैम्पीड एट द प्रेयर मीट इन यूपी किल्स 116। दो नहीं, चार नहीं, 100 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है, इतनी भगदड़ वहां पे मची थी। ये भगदड़ मची थी क्योंकि वहां पे लोग, एक बाबा जी हैं और उन बाबा जी के जो है सत्संग सुनने गए थे, वहां पे भगदड़ मच गई और जिसमें उन लोगों की डेथ हो गई। ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग डेफिनेटली इस टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा पहले जो है पोलियो वाले सेक्शन में जाते हैं। तो ये पूरा यहाँ पे देखिए टैक्स सेक्शन दिया हुआ है। उसके अलावा अगर आप देखें तो मैं थोड़ा सा आपको आर्टिकल से ही करवाना पसंद करूंगा, फिर उसके बाद हम जो है थोड़ा वहाँ पे आएंगे। तो जब हम लोग बात करते हैं पोलियो की, WHO ने जो अपना टारगेट लिया था पोलियो का, वो पहले 2000 था, फिर इसको 2004 कर दिया गया, फिर 2010 कर दिया गया, फिर इसको 2015 कर दिया गया, 2020 कर दिया गया, फिर 2024 कर दिया गया, और अभी इस टारगेट को और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया है, क्योंकि दो कंट्री ऐसी हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जहाँ पे आज भी मोर और लेस केसेस आते रहते हैं पोलियो के। उस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। और जो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन बनाने की जो हिस्ट्री है ना, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है बेसिकली। 1948 के अंदर जॉन एफ एंडर्स, थॉमस वेलर और रॉबिन्स, कई ऐसे ये साइंटिस्ट थे जो कि काम कर रहे थे वायरसेस के ऊपर। पोलियो वायरस नहीं, नॉर्मल वायरस के ऊपर काम कर रहे थे। कुछ ऐसे वायरस के ऊपर काम कर रहे थे जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर डेवलप नहीं किया जा सकता। वो ये काम कर रहे थे जो ह्यूमन स्किन, ह्यूमन मसल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली इन्हों को ये पता चला कि ये पर्टिकुलर टाइप का जो वायरस है, जिसे आप लोग आजकल, मतलब जिसे पोलियो वायरस कह सकते हैं, ये लैब के अंदर भी डेवलप हो सकता है। पहले ऐसा देखा जाता था कि ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी में ही डेवलप हो सकता है। पहले ऐसा माना जाता था कि जो पोलियो वायरस का जो नेचुरल होस्ट है, वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी है, यहीं पे क्रिएट होता है और यहीं से इन्फेक्शन होता है। लेकिन इन्होंने इसको लैब में जब क्रिएट किया, तो इनको लगा कि भाई अब तो पोलियो के लिए वो जो है वो बनाई जा सकती है वैक्सीन। उसके बाद इन्होंने इस पे कई साल तक काम किया अलग अलग तरीके से। और देखिए, पोलियो वैक्सीन बनाने के कई सारे तरीके होते हैं। इन्होंने दो तरीके से वैक्सीन बनाई, घुमा फिरा के, तो इस पूरे आर्टिकल को आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। दो तरीके से वैक्सीन बनाई, क्योंकि हमारी बॉडी में वैक्सीन दो तरीके से एक्ट करती है। इम्यून सिस्टम के दो बेसिक पार्ट होते हैं।
एक होता है जिसे बोलते हैं सिस्टमैटिक, और एक होता है जिसे बोलते हैं म्यूकोसल। ठीक है। सिस्टमैटिक जो पार्ट होता है हमारे इम्यून सिस्टम का, उसके अंदर हमारा ब्लड, ब्रेन और बाकी ऑर्गन्स आते हैं। उसके अलावा जो म्यूकोसल जो इम्यून सिस्टम होता है, उसके अंदर आती है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर जो लेयर होती है उसे लाइनिंग बोलते हैं, वो सब आता है। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके अलावा जो यूरोजेनिटल जो ट्रैक्ट्स हैं, हमारी जो आंखें हैं, वो होती हैं। तो ये दो पार्ट होते हैं इम्यून सिस्टम के। जो वैक्सीन होती है वो दोनों पार्ट को ही टारगेट कर सकती है, और दोनों पार्ट से ही हमारा जो पोलियो है वो दूर हो सकता है। तो दो तरह की वैक्सीन बनाई गई। एक जो वैक्सीन है इसे कहते हैं आईपीवी, इन एक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें पोलियो वायरस, जो डेड पोलियो वायरस होता है, वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है। दूसरा होता है जिसे बोलते हैं ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। ये ड्रॉप के द्वारा दी जाती है। तो इसमें नाम में ही है लिखा ओरल। तो एक दी जाती है इंजेक्शन के थ्रू, और एक दी जाती है ड्रॉप के थ्रू। दोनों के अपने अपने एडवांटेज हैं। जो ओपीवी होता है, यानी कि जो ओरल वाला होता है, ड्रॉप दी जाती है, इसमें जो वायरस होता है वही हमारी बॉडी में एंटर करवाया जाता है। अब आप सोच रहे हो कि सर वायरस को तो भगाना था, वायरस को एंट्री क्यों करवा रहे हैं? देखिए, वायरस वैक्सीन ऐसे ही काम करती हैं। हमारी बॉडी में वायरस को एंट्री करवाया जाता है, लेकिन ये जो वायरस है बहुत स्ट्रोंग नहीं होता है, ये वायरस काफी वीक होता है। हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम इसको आराम से टैकल कर सकता है। तो जब एक वीक वायरस, पोलियो का, बॉडी में एंट्री करवाई जाती है, तो हमारा इम्यून सिस्टम बेसिकली उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, और फ्यूचर में अगर पोलियो वायरस हमारे ऊपर अटैक करता है तो हमारे इम्यून सिस्टम उससे हमारे हमें प्रोटेक्ट कर सकता है। ये फायदा होता है। तो बेसिकली हमारी बॉडी को जानबूझकर इस पोलियो ड्रॉप के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया जाता है पोलियो वायरस से। ये होता है ओपीवी का फायदा। क्योंकि ओरल होता है, क्योंकि ओरल होता है, इसीलिए इसको एडमिनिस्टर करना आसान होता है। इसमें सिरिंज यूज नहीं होती है, तो इसमें इसको लोगों को ट्रेनिंग भी नहीं देनी पड़ती है बहुत ज्यादा। आसान होता है, इजी होता है, तो डेवलपिंग कंट्री में ज्यादातर इसको यूज किया जाता है। उसके अलावा जो आईपीवी होता है, आईपीवी, ये सिरिंज के द्वारा दिया जाता है। आईपी का ये बेनिफिट होता है कि ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि एक तो इसके अंदर डेड वायरस होता है। अब ये मान के चलिए, ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है क्योंकि इस डायरेक्ट हमारे इम्यून सिस्टम को डायरेक्ट जो है अटैक करता है। नाउ, ये जो ओपीवी है, ओरल वैक्सीन है, इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है। वो ये है कि कभी कभी इस ओपीवी से, इस ड्रॉप से पोलियो भी हो सकता है। मतलब जिस चीज को दूर करने के लिए ये ड्रॉप दी जा रही थी, ये उसी को कॉज कर सकता है। ये है इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हो सकता है कभी कभी जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो पहले से ही बहुत वीक हो बच्चे का, और जब उसके अंदर ये वीक वायरस एंट्री करवाया जाता है ड्रॉप के द्वारा, और वो उसको प्रोटेक्ट ना कर पाए, और ये वायरस उल्टा इम्यून सिस्टम को अटैक कर सकता है, और ये पोलियो क्रिएट कर सकता है। ये इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो 1 इन मिलियंस एक आध केस ऐसे आ जाते हैं कि बच्चे को उससे वायरस हो जाता है, लेकिन मोर और लेस ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहता है। कुछ कंट्री हैं जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड वगैरह, ये ज्यादातर आईपीवी का यूज करती हैं, मतलब इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। कुछ कंट्री ओपीवी का यूज करती हैं, जैसे इंडिया भी ज्यादातर ओपीवी का यूज करता है। कुछ कंट्री थोड़ा सा जो जो अप्रोच है वो कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों दोनों का कॉम्बिनेशन लेती हैं, कभी कभी ओपीवी देती हैं, कभी कभी आईपीवी देती हैं। तो कुल मिला के ये बात बनती है। अब इसमें एक जो मोरल एस्पेक्ट है वो ये है कि जिन लोगों ने इस वैक्सीन को बनाया था, यानी कि मिस्टर सोल्ट और मिस्टर साबिन, ये दो साइंटिस्ट थे, साबिन और सोल्ट, इन्होंने इसका पेटेंट नहीं करवाया। अगर ये इसका पेटेंट करवा लेते तो ये दुनिया के शायद सबसे रिचेस्ट पर्सन होते हैं, सबसे रिचेस्ट आज तक के। लेकिन उन्होंने
ह्यूमैनिटी को ऊपर रखा और इसका पेटेंट नहीं करवाया। तो जब इनसे पूछा गया कि भाई इसका पेटेंट किसके पास है, तो इन्होंने कहा पीपल, लोगों के पास है, लोगों के पास है। देर इज नो पेटेंट, कुड यू पेटेंट द सन, क्या आप सन को पेटेंट करा सकते हो, ये इनका आंसर था। तो ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। इतना टाइम, एनर्जी, पैसे इन्होंने यहाँ पे लगाया और उसके बाद इसका पेटेंट भी नहीं करवाया। ये होती है बात। तो पोलियो इज अ क्रिपलिंग एंड द पोटेंशियली डेडली वायरल इन्फेक्शन डिसीज दैट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का अटैक करता है। देर आर 3 इंडिविजुअल एंड द इम्यूनोकोलॉजिकली डिस्टिंक्ट वाइल्ड पोलियो वायरस के स्ट्रेन। 3 पोलियो वायरस के स्ट्रेन होते हैं। स्ट्रेन मतलब वेरिएशंस होती हैं। WPV1, WPV2 एंड WPV3। पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो सकता है। फीकल ओरल रूट के थ्रू भी जा सकता है। कंटेमिनेटेड जो वाटर होता है, फूड होता है, उसके थ्रू भी जा सकता है। ज्यादातर ये जो 5 साल से कम एज के छोटे के बच्चे होते हैं उनको ज्यादातर ये इम्पैक्ट करता है। ये हमारी जो इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, वहां पे जाके ये वायरस मल्टीपल जो वो मल्टीप्लाई होता रहता है और फिर बाद में जाके पैरालिसिस जो है वो क्रिएट कर सकता है। 2 तरह की वैक्सीन इसको दी जाती है, मैंने आपको बता ही दिया, IPV और OPV, ये आपने देख ही लिया यहाँ पे, ठीक है। द रिसेंट न्यूज ऑफ द वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप WP1 इन मलावी एंड पाकिस्तान। यहाँ पे कुछ केसेस आए हैं और हमेशा आते रहते हैं यहाँ पे। अफगानिस्तान में भी केस आते रहते हैं। रिसेंटली कुछ केसेस इसराइल में भी देखने को मिले थे। इसराइल में देखने को मिले थे। और ये केसेस जो देखने को मिलते हैं बेसिकली वो इन्हीं जो वैक्सीन दी जाती हैं उनका ही एक रिएक्शन हो सकते हैं। रिएक्शन, ठीक है। इसे कहते हैं CVDPV3, सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस टाइप 3। मतलब वायरस ये वैक्सीन से ही हो जाता है। वैक्सीन से ही हो जाता है, क्योंकि जब हम लोग उस वायरस को बॉडी में एंट्री करते हैं तो कभी कभी वो बॉडी में जाके म्यूटेशन कर लेता है और हमारे नर्वस सिस्टम को वीक कर देता है और बच्चे को अनफॉर्चुनेटली पोलियो हो जाता है। हालांकि ये बहुत रेयर ओकेजन होता है, लेकिन यस, ऐसा हो सकता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अब तक क्यों है? क्योंकि वहां पे एक तरह का हेजिटेंसी है वैक्सीन को लेके, लोगों के मन में लगवाते नहीं है। अलग अलग रीजन उसके हो सकते हैं, इग्नोरेंस उसमें सबसे बड़ा है। इंडिया में पल्स पोलियो प्रोग्राम हम लोगों ने चलाया हुआ है। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष हम लोगों ने चलाया। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हम लोगों ने 1985 में चलाया। तो बेसिकली इंडिया को तो अभी पोलियो इराडिकेशन मतलब पोलियो मुक्त कर ही दिया है WHO ने डिक्लेयर, जो कि बहुत बड़ी बात है। 2 तरह की वैक्सीन मैंने आपको बता दिया, इनएक्टिवेटेड होती है और लाइव अटेन्युएटेड होती है। इनएक्टिवेटेड के अंदर जो वायरस होता है वो हमारी बॉडी में एंट्री करवाया जाता है, लेकिन वो लाइव नहीं होता है, ठीक है, लाइव नहीं होता है वो। तो जैसे पोलियो फ्लू का केस में दिया जाता है। एक होता है लाइव अटेन्युएटेड। लाइव वैक्सीन यूज अ वीकेंड फॉर्म ऑफ जर्म दैट कॉज द डिसीज। इसमें कमजोर वीक वायरस बॉडी में एंट्री करवाया जाता है, जैसे OPV के केस में होता है जो ओरल दिया जाता है। तो चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, इवन पोलियो के केस में ये दिया जाता है। थोड़ा इसको अपने ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलिए थोड़ा आगे बढ़ें। ऑन इम्प्रूविंग द रूरल मोबाइल कनेक्टिविटी। तो इस आर्टिकल को थोड़ा अगर आप देखें तो इंडिया में अगर आप अर्बन और रूरल की बात करें, अर्बन एरिया में जो इंडिया में वो 127% डेंसिटी है नेटवर्क की। रूरल एरिया में ये है सिर्फ 58% है। 58% है, मतलब आज भी रूरल एरिया में आधे से ज़्यादा लोगों के पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, जबकि अर्बन एरियाज में 27% है। तो ये अर्बन रूरल डिवाइड यहाँ पे भी नज़र आता है। पैसा, एजुकेशन, वो तो है ही, साथ के साथ इंटरनेट भी आता है। क्योंकि आज के समय में डेवलपमेंट के लिए इंटरनेट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको UPI पेमेंट अगर करना है आप इंटरनेट से करेंगे। ट्रेन बुकिंग आपको करनी है इंटरनेट से करोगे। कितनी सारी चीज़ें, एजुकेशन इंटरनेट से लोगे आप आजकल। कितनी सारी सर्विसेज है जो इंटरनेट से ली जा सकती हैं। इसका मतलब जिन गाँवों में इंटरनेट है ही नहीं, वहां पे तो ये सुविधाएं पहुंची ही नहीं। ये है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डिप्लॉयमेंट वाला एक बहुत बड़ा इशू
हमारे देश में आता है रूरल एरियाज के अंदर, क्यों नहीं पहुंच पा रहा है इंटरनेट, क्या दिक्कत रह गई है? स्पार्स पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी काफी कम है। एक गांव से दूसरे गांव के बीच में अगर आप जाते हो तो बहुत खाली एरिया आपको मिलता है। डिफिकल्ट टेरेन है, अगर हिली एरियाज में जाओगे तो वहां पे तो बहुत पॉसिबल ही अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाता है। अब देखिए जो नेटवर्क होते हैं एयरटेल वगैरह वो सब, इनका बेसिक पर्पज क्या है? पैसा कमाना। और रूरल एरियाज में क्योंकि लोगों के पास परचेसिंग पावर नहीं है, आज भी जो इंटरनेट के प्लान्स हैं मोस्टली इंडिया में रूरल एरियाज में लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। इकोनॉमिक फैक्टर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट के लिए इसलिए चैलेंज है, इसलिए वहाँ पे हम लोग डेवलप इसको नहीं कर पाते हैं। टेक्निकल इश्यूज तो ऑफ कोर्स हैं ही, है ना। दूर दराज के एरियाज होते हैं तो ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाना वहाँ तक, टावर को लगाना बड़ी दिक्कत हो जाती है। रूरल एरियाज अर्बन एरियाज में ये दिक्कत नहीं है, लोगों के पास परचेजिंग पावर भी होती है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनको लगाना बहुत आसान होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही अवेलेबल होता है, वो आपको जस्ट उसको इम्प्रूव करना होता है। तो ये जो नेटवर्क की एक्सेस कैसे दी जाती है, क्या टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है इसका? बेसिकली नेटवर्क दो तरह का होता है, एक होता है जिसे बोलते हैं एक्सेस नेटवर्क, एएन, और एक होता है कोर नेटवर्क। कोर नेटवर्क, एक्सेस नेटवर्क का मतलब ये होता है कि कुछ बेस स्टेशंस लगाए जाते हैं, बेस स्टेशंस, और आपका मोबाइल फोन इस बेस स्टेशन से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये बेस स्टेशंस आपके टावर से कनेक्टेड होते हैं। दूसरा होता है कोर नेटवर्क। कोर नेटवर्क थोड़ा सा डिफरेंटली काम करता है। कोर नेटवर्क बेसिकली, अगर मैं थोड़ा आपको डायग्राम दिखाऊं तो आपको थोड़ा यहाँ से ज़्यादा क्लियरिटी आएगा डायग्राम से। ये देखिए जरा, यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये है आपका कोर नेटवर्क। ये देखिए, कोर नेटवर्क में क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का यूज किया जाता है। तो कहीं पे कोर नेटवर्क होता है, यहां से ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछाई जाती हैं जो आपके बेस स्टेशन तक जाती हैं। वो बेस स्टेशन फिर आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है। तो कोर नेटवर्क इज इक्वल टू ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। बेस स्टेशन में ऐसा नहीं होता है। बेस स्टेशन में आपका मोबाइल फोन डायरेक्ट कनेक्ट होता है आपके आपके नेटवर्क से। तो जैसे आपका ये गांव एक है, ये दूसरा गांव है, ठीक है, ये तीसरा गांव है, तो ये गांव आपके बेस स्टेशन से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। ये फर्क होता है दोनों में बेसिकली, इससे ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि गांव में ये कनेक्टिविटी करना इतना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वहाँ पे बेस स्टेशंस बहुत कम है। कोर नेटवर्क तो वहाँ पे आप समझ लीजिए कि लगभग लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को बिछाना कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, टेरेन बहुत डिफिकल्ट होती है ना, हिली एरियाज होते हैं, फ्लड्स, रिवर्स एंड ऑल दैट, वो दिक्कत यहाँ पे आती है। इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। तो कुछ आईआईटी मुंबई वगैरह में कुछ ऐसी रिसर्च की जा रही है कि भाई इसका टेक्निकल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए 5G नेटवर्क वगैरह कैसे हम वहाँ पे लेके जाएं, ये नेटवर्क वगैरह वहाँ पे हम लोग कैसे लेके जाएं, इसकी जो है वहाँ काफ़ी ज़्यादा रिसर्च चल रही है। अभी ये रिसर्च बहुत इनिशियल फेज में है, बहुत ज़्यादा फेज में नहीं है, लेकिन कुल मिला के इस रिसर्च का जो जिस्ट है, समरी है, वो यही निकलता है कि जो हमारा एक्सेस नेटवर्क है और कोर नेटवर्क है, ये दोनों एक साथ काम करेंगे। अभी क्या होता है, जैसे ये आपका मोबाइल फोन है, ये आपके भाई का मोबाइल फोन है, दोनों एक ही घर में रहते हैं, आप ऐसे कनेक्टिविटी कर सकते हो, लेकिन ऐसा है नहीं। ये कनेक्टिविटी पहले बेस नेटवर्क के साथ होती है, फिर आप तक आती है, और इस बीच में इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद हो जाती है, क्योंकि बेस नेटवर्क जो है वो आपके एरिया में बहुत दूर अवेलेबल है, जिसकी कवरेज बहुत कम है। कोर नेटवर्क से ये दिक्कत दूर हो जाती है। तो पहले आपका मोबाइल का जो सिग्नल है वो एक्सेस नेटवर्क की खोज करेगा, अगर उसको नहीं मिल रहा है प्रॉपरली तो सीधा कोर नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा, जो नियर बाई कोर नेटवर्क है। ये कोर नेटवर्क एक्सेस नेटवर्क से कनेक्ट होने के बाद फिर आपके ब्रदर को सिग्नल यहाँ पे भेजेगा। आपको नहीं पता चलेगा कि ये अभी कोर नेटवर्क में जा रहा है, एक्सेस नेटवर्क में जा रहा है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये बेसिकली होमोजीनियस सिस्टम नहीं है, ये हेट्रोजीनियस सिस्टम है, इसमें दोनों ही नेटवर्क की कनेक्टिविटी का यूज किया जाता है। तो इसका कुछ आसाम वगैरह में, कुछ गांव वगैरह में इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो कि ठीक ठाक कनेक्टिविटी इंप्रूव यहाँ पे हुई है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहती है कि
इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए दूर दराज के एरियाज में, ताकि गांव में भी कनेक्टिविटी बढ़ सके, अफोर्डेबिलिटी बढ़ सके और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ सके। क्योंकि अगर आप गांव को डेवलप कर लोगे तो देश आधा तो वैसे ही डेवलप हो जाएगा। राइट, चलिए। स्टैम्पीड एट द प्रेयर मीट इन यूपी किल्स 116 अनफॉर्चुनेटली। तो पहली बात तो स्टैम्पीड का मतलब क्या होता है? द टर्म स्टैम्पीड इज अप्लाइड टू अ सडन रश of a crowd of people, usually resulting in many injuries and death from suffocation and trampling. Stampede are caused by surge of individual in a crowd in response to perceived danger, loss of physical space or excitement. कई बार म्यूजिक फेस्टिवल्स वगैरह के अंदर लोग ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं, वहाँ पे भी भगदड़ मच जाती है। जो मेले वगैरह लगते हैं, रिलीजियस प्रोजेशंस लगती हैं, वहाँ पे भी भगदड़ मच जाती है। तो भगदड़ के केस इंडिया में रह रह के कभी कभी आते ही रहते हैं। तो इंजरी होती है लोगों को, डेथ हो सकती है सफोकेशन की वजह से। कई बार लोग नीचे की तरफ पड़े रहते हैं, ऊपर से भगदड़ रहती है तो पैरों के नीचे भी दब जाते हैं, उससे डेथ हो सकती है। बहुत सारे रीजन इसके हो सकते हैं। अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करें, 2000 से लेकर 2013 के बीच में इंडिया में लगभग 2000 लोगों की स्टैम्पेड से डेथ हुई। A 2013 study published in the International Journal of Disaster Risk Reduction कहता है that religious gathering and the pilgrimage they constitute about 79% of stampede in India। जो धार्मिक मेले लगते हैं, गैदरिंग होती हैं, जो पिलग्रिमेज, वहां पे 79% होता है, बाकी कुल मिला के 21% होता है। ये डेटा आपको कहता है। कारण क्या हो सकता है स्टैम्पीड का? देखिए, स्टैम्पीड एक मैन मेड समस्या है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। ये एक नेचुरल प्रॉब्लम नहीं है। ये डिजास्टर पूरी तरह से मैन मेड होता है जब आप क्राउड की मिसमैनेजमेंट करते हो। अगर आप मैनेजमेंट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चरल इश्यूज हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा। की स्ट्रक्चरल कॉजेज इंक्लूड कोलैप्स ऑफ द स्ट्रक्चर सच एज बैरिकेड्स, मेक शिफ्ट ब्रिज, टेम्परेरी स्ट्रक्चर। अब कहीं पे अगर कोई, जैसे मान लो कुंभ का मेला लगता है, तो कुंभ के मेले के समय वहां पे टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, बैरिकेड्स बनाए जाते हैं, ब्रिज बनाए जाते हैं, वो सब। तो कई बार जब भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये टूट जाते हैं। उस टूटने की वजह से बहुत बार भगदड़ वहां पे मच जाती है, क्योंकि जो एंट्री एग्जिट गेट होता है वहां पे भगदड़ मच सकती है, भीड़ बहुत ज्यादा हो सकती है। इमरजेंसी जो एग्जिट होते हैं, राइट, उनकी हो सकता है वो एग्जिस्ट ही ना करते हो सकता है कहीं पे 10 एग्जिट गेट बनाने की रिक्वायरमेंट थी, एडमिनिस्ट्रेशन ने सिर्फ 2 ही बनाए। लैक ऑफ प्रॉपर पाथवेज है ही नहीं। बहुत सारी रिलीजियस साइट हमारे देश में ऐसी हैं, खासकर हिमाचल में, उत्तराखंड में अगर आप जाओगे, बहुत नैरो लेन्स हैं वहाँ पे, बहुत नैरो लेन्स हैं, लाखों की संख्या में लोग आते हैं, उस पतली सी सड़क पे चलते रहते हैं। ये बहुत सारे इश्यूज हमारे यहाँ पे हैं। फायर इलेक्ट्रिकल, बहुत बार पंडाल वगैरह के अंदर आग लग जाती है, लोग बहुत बार फायर क्रैकर्स भी छोड़ते हैं, फुलझड़ियाँ चलाते हैं, रॉकेट चलाते हैं इस तरह की भीड़ भाड़ में। उसकी वजह से जो है चीज़ें क्रिएट होती हैं। क्राउड का बिहेवियर भी बहुत बार जो है वो इश्यूज क्रिएट करता है। कुछ बार, कई बार जैसे रूमर्स फैल जाते हैं भीड़ में, किसी तरह के रूमर फैल गया था कि भाई वहां पे बम रखा हुआ है, तो लोग भगदड़ जो है वो मच जाती है अचानक से। तो उसकी वजह से जो है इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो सकते हैं। सिक्योरिटी का स्टाफ बहुत अंडर स्टाफ होता है। भाई 10,000 लोगों की रिक्वायरमेंट थी और गवर्नमेंट ने अलॉट किया सिर्फ 5,000, तो कैसे भीड़ को कंट्रोल करोगे? पार्किंग इश्यूज होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, कंट्रोल करने के लिए आपको मैन पावर चाहिए होती है। वो सब यहाँ पे नहीं हो पाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग उम्मीद करते हैं कि 5,000 लोग आएंगे, लेकिन लोग आ जाते हैं 20,000। आप अंदाजा थोड़ी ना लगा सकते हो। इस तरह के इश्यूज क्रिएट होते हैं बहुत बार। और जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो अलग अलग एजेंसीज होती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज, एनजीओज वगैरह जो वहाँ पे काम करते हैं, पार्किंग, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन होता ही नहीं है, क्योंकि पहले वो बैठ के वर्कशॉप करते नहीं है। स्पेस का इश्यूज बहुत ज्यादा यहाँ पे हो सकता है। राइट, आप लोगों ने 10,000 लोगों के लिए परमिशन दिया था, 20,000 लोग आ गए, उसके लिए प्रॉपर स्पेस नहीं है, छोटा पार्क है, छोटी चीज जगह है। वो इश्यूज यहाँ पे क्रिएट होते हैं, जिनकी वजह से स्टैम्पीड क्रिएट होता है। क्राउड हैंडलिंग हमें प्रॉपर तरीके से आती नहीं है। मैप्स नहीं बनाते हैं हम लोग वेन्यू का प्रॉपर तरीके से।
बैरिकेडिंग की समस्या फिर वहां पे खड़ी हो जाती है ना। तो ये अब कई बार क्या होता है, किसी किसी जगह पे आप जाओगे तो लिमिटेड नंबर को ही लोग अलाउ करते हैं अंदर जाना मंदिर में या जहाँ पे आप जा रहे हो। लेकिन कई जगह ऐसा नहीं होता, वहां पे ऐसा कोई क्राउड मैनेजमेंट होता ही नहीं। जो लोग आ रहे हैं अपनी मर्जी से जा रहे हैं। वीआईपीज के लिए अलग अलग से एंट्री चल रही है। वीआईपी वाला रास्ता खाली पड़ा हुआ है, जबकि वहां पे लोग अकोमोडेट हो सकते थे। आम आदमी जो वाला रास्ता, वहाँ भीड़ की भीड़ लगी हुई है। ये समस्या हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा है। सीसीटीवी फुट कैमरा हमारा प्रॉपरली लगाते नहीं हैं, आपस में कम्युनिकेट करते नहीं हैं। मेडिकल इमरजेंसीज के लिए वहाँ पे जो है वो चीज़ें नहीं होती हैं, एम्बुलेंसेज वगैरह नहीं होती हैं। ये समस्या हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो कई तरह का इवेंट हो सकते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं, स्कूल यूथ फेस्टिवल हो सकते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट हो सकते हैं, पॉलिटिकल इवेंट हो सकते हैं, किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी हो वो भी हो सकते हैं। अलग अलग जेंडर, रिलीजन, अलग अलग एज के लोग क्राउड में आते हैं। क्राउड इकट्ठी होने के बहुत सारा, जैसे सोशल, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिकल रीजन की वजह से आ सकते हैं। राइट। तो कैपेसिटी प्लानिंग करिए, रिस्क की असेसमेंट करिए। अगर वहां पे पहले कभी ऐसा कुछ हुआ है उसको ध्यान में रखिए, उसके ऊपर चीजें इंप्रूव करिए। प्रिपेयर्डनेस करना बहुत जरूरी है। एक बार अगर मान लो भगदड़ मच भी गई तो प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड करिए। इमरजेंसी सिचुएशंस वहां पे लागू करिए, मेडिकल फैसिलिटीज पहुंचाइए, आसपास के हॉस्पिटल्स को अलर्ट पे रखिए। वो सब करना भी तो जरूरी है। राइट। तो ये सब करेंगे ना तभी मैनेजमेंट हो पाएगा, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे लगातार बढ़ रही है, वो एक बहुत बड़ा समस्या है। अर्बनाइजेशन, रैपिड अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है। और इंडिया में लोग यूजली ना भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाना अवॉइड नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे देश में पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि भीड़ को लेके हमारी टॉलरेंस है कि अगर वहाँ पे भीड़ है तो क्या दिक्कत है। मेले वेले लगते रहते हैं, भीड़ होती रहती है, और उसकी वजह से लोग अनकंफर्टेबल फील करते नहीं हैं। और कई बार भीड़ उसकी वजह से भी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा एटीट्यूड ऐसा ही है, भीड़ को लेकर टॉलरेंस बहुत ज्यादा है। फिर पुअर गवर्नेंस वगैरह वो सब चीजें तो हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हैं ही। राइट। तो वही है, जितने भी स्टेक होल्डर हैं प्रॉपर उनके बीच में कम्युनिकेट करना जरूरी है। प्रिपेयर्डनेस करना बहुत जरूरी है। आफ्टर सच डिजास्टर रिस्पॉन्स अच्छा हो, वो बहुत जरूरी है। ये सब चीजें होंगी तो इस तरह की सिचुएशंस को दूर किया जा सकता है। तो ये सब एनडीएमए की गाइडलाइंस वगैरह हैं, थोड़ा आप इसको देख लीजिए। ठीक है, चलो। ये देखिए जरा यहाँ पे, ये जो आपको ग्रीन कलर का नजर आ रहा है इसे बोलते हैं वाटर हांसित। ठीक है। ये एक इन्वेजिव स्पीसीज है, और इंडिया में जो वाटर बॉडीज हैं वहां पे सबसे ज्यादा प्रकोप इसी चीज का है। ये पूरी की पूरी वाटर बॉडीज को कवर कर लेता है, और जो वहाँ की मरीन लाइफ होती है उसको खत्म कर देता है। जो लोकल स्पीसीज होती है उसको खत्म कर देता है। बहुत ही खतरनाक है ये। और इस समय वेम्बनाड लेक के अंदर ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है, इसलिए से थोड़ा न्यूज में था। तो वेम्बनाड केरला की लार्जेस्ट लेक जो है वो कंसिडर की जाती है। अलग अलग रिवर्स इसके अंदर आती हैं, मीनाचिल, अचनोकोविल, पंपा एंड मणिमाला। और यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त वर्ल्ड पॉपुलर बोट रेस भी होती है। इसे नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है। रामसर कन्वेंशन का भी ये पार्ट है। यहाँ पे हमारी पड़ती है कुमाकोरम बर्ड सेंचुरी। ठीक है, जो कि इसके ईस्ट कोस्ट पे है। तो ये तो थोड़ा सा अपने इसको प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से फैक्ट्स हल्का सा याद रखने हैं। कुछ इन्वेजिव स्पीसीज का लिस्ट मैंने आपको दिया है, जिसमें से ये वाटर यहाँ से बहुत ही खतरनाक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद लंटाना कमारा है आपके पास। विलायती कीकर है, आपको दिल्ली विल्ली एरिया में, नॉर्थ इंडिया में बहुत देखने को मिलती है। टच मी नोट टाइप का ये आपको देखने, स्लीपिंग ग्रास जिसको बोलते हैं, आपको ये देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, लिबरलिज्म इन द डार्क टाइम्स। एक्चुअली इसका थोड़ा सा पॉलिटिकल आर्टिकल है ये, तो मैं पॉलिटिक्स में ज्यादा नहीं जाऊंगा, जनरल सी बात करूंगा मैं यहाँ पे आपको। वर्ल्ड ओवर, इंक्लूडिंग इंडिया, और अभी हम लोग बात कर रहे हैं यूरोप की भी। ठीक है। यूरोप में इलेक्शंस हो रहे हैं अलग अलग कंट्रीज में, फ्रांस में इलेक्शंस हो रहे हैं, जर्मनी में, एंड ऑल दैट। वहां पे जो राइट विंग जो गवर्नमेंट्स हैं वो पावर में आ रही हैं। पहले वहां पे लिबरल गवर्नमेंट्स थी। तो लिबरल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? लिबरल का मतलब होता है कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को समझें, जो माइनॉरिटीज के राइट्स को समझें, ठीक है, जो बेसिकली ओपन डिस्कशन डिबेट्स में पार्टिसिपेट करें, वो लिबरल ओपन माइंडेड गवर्नमेंट्स होती हैं। राइट विंग जो गवर्नमेंट होती है वो यूजुअली थोड़ी उसे
कंजर्वेटिव कहा जाता है, जो चेंज में ज्यादा बिलीव नहीं करती हैं, थोड़ी सी रिजिड होती हैं, कंजर्वेटिव होती हैं। एंटी इमिग्रेशन इनका स्टैंड होता है, ठीक है, एंटी माइग्रेशन इनका स्टैंड होता है। ये एक राइट विंग अप्रोच होती है। अगर आप यूरोप में देखें इस समय, ऐसा ही माहौल यूरोप के अंदर बन रहा है। पिछले कुछ सालों में यूरोप में जो माइग्रेशन बढ़ा है, उसकी वजह से वहाँ पे कुछ इश्यूज क्रिएट हुए हैं। तो लोग वहाँ पे परेशान थे। कुछ राइट विंग जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, वो लोगों के सेंटिमेंट्स को यूज कर रहे हैं, और उसकी वजह से वहाँ पे हाइपर नेशनलिज्म बढ़ गया है। जब से यूरोपियन कंट्रीज एक हुई हैं, तो वहाँ पे इश्यूज तो क्रिएट हुए ही हैं। तो दोबारा से यूरोप के अंदर वो एक एंटी ग्लोबलाइजेशन और नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ा है। ये वहां पे इश्यूज क्रिएट हुए हैं। अब राइट विंग गवर्नमेंट आने से दिक्कत क्या होगी? राइट विंग आने से गवर्नमेंट की दिक्कत ये होती है कि दे बेसिकली फोकस मोर ऑन सम स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन रादर देन ऑल। तो माइनॉरिटीज को यूजली यहाँ पे इग्नोर कर दिया जाता है इस तरह की गवर्नमेंट्स के अंदर। कुछ खास लोगों को प्रोटेक्ट यहाँ पे किया जाता है। थोड़ी सी रेसिस्ट टाइप की पॉलिटिक्स होती है यहाँ पे, ये भी देखने को मिला है राइट विंग गवर्नमेंट्स में। रिलीजियस माइनॉरिटीज, लैंग्वेज माइनॉरिटीज को इग्नोर किया जाता है। तो राइट्स टू हैव राइट्स, लिबरल पॉलिटिक्स में क्या होता है, सबके पास इक्वल राइट्स होते हैं। चाहे वोट देने का हो, चाहे वो वेलफेयर स्कीम्स का हो, सबको इक्वली मिलता है। पर राइट विंग पॉलिटिक्स ऐसा नहीं है, वो खास अपने वोटर के ऊपर टारगेट करती है। तो यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट में तो देखने को मिला है, इंडिया में भी ये देखने को मिला है। लेकिन इस बार इंडिया में थोड़े से चेंजेस देखने को मिले हैं। तो इंडियन वोटर्स इस कॉन्टेक्स्ट में यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट वोटर से थोड़ा सा अलग हैं। हालांकि देखो, ये ट्रेंड ना ऐसे जिगजैग होता है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें किसी कंट्री की, ऐसे जिगजैग होता है। पहले लोग थोड़ा सा लिबरल होते हैं, फिर थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाते हैं, फिर लिबरल होते हैं, फिर कंजर्वेटिव होते हैं। क्योंकि लिबरल पॉलिटिक्स भी कोई ऐसा नहीं है कि लिबरल पॉलिटिक्स हर चीज का सॉल्यूशन है। लिबरल पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं बाद में जाके वो लेफ्ट विंग हो जाती है। तो जिस तरह से राइट विंग रिजिड होते हैं, उसी तरह से लेफ्ट विंग भी रिजिड हो जाते हैं। तो जब लोग लिबरल पॉलिटिक्स को सपोर्ट करते हैं, बाद में वो इससे भी परेशान हो जाते हैं। और जब लोग राइट विंग को सपोर्ट करते हैं, बाद में इससे भी परेशान हो जाते हैं। तो लोग ऐसे थोड़ा चेंज करते रहते हैं। तो इंडिया में भी आपको ऐसे देखने को मिला, पिछले 10 साल से इंडिया में लोगों ने राइट विंग गवर्नमेंट को वोट दिया था, ओपन मेजोरिटी। इस बार थोड़ा सा लोगों ने उस मेजोरिटी को कम किया है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट वो थोड़ा सा लिबरल और सेंट्रलिज्म की तरफ जा रहा है, इंडियन वोटर्स। यूरोपियन जो वोटर्स हैं वो थोड़ा सा राइट विंग की तरफ जा रहे हैं। ये हर कंट्री में बेसिकली चलता रहता है, यूरोप के अंदर भी ऐसा ही चलता रहता है। ठीक है। तो सवाल यही है कि भाई एक बीच का रास्ता निकाला जाए, मिडल वे निकाला जाए, जिसमें रैशनैलिटी के ऊपर डिसीजन लिए जाएं रादर देन बिलीफ, जस्टिस प्रिवेल हो, कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर रखा जाए। राइट, वैसा माहौल बनाया जाए, कन्वर्सेशन का माहौल बनाया जाए। राइट विंग पॉलिटिक्स में और लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स में, दोनों में क्या होता है बेसिकली, डिबेट और डिस्कशन में ज्यादा लोग बिलीव नहीं करते हैं, हार्ड डिसीजंस पे बिलीव करते हैं। ये चाहे इंडिया हो, चाहे आज का इंडिया हो, चाहे 50 साल पहले का इंडिया हो, चाहे आज का यूरोप हो, 50 साल पहले का यूरोप हो, ये हर जगह देखा जाता है। तो डेमोक्रेसी को आप मेजोरिटेरियनिज्म मत बनाइए। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जो भी माइनॉरिटी है, किसी भी तरह की माइनॉरिटी है, उसके अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जाए। मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब ये होता है कि जो मेजोरिटी लोग हैं, सिर्फ उन्हीं के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, उन्हीं को वेलफेयर दिया जाता है। तो डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी रहने दिया जाए। डेमोक्रेसी की पावर का मिसयूज मत करिए। क्योंकि डेमोक्रेसी में जिसके पास मेजोरिटी वोट होती है, वही पावर में होती है। तो कल भी हम लोगों ने आर्टिकल किया था, है ना। एक एमएलए साहब थे, एमपी थे, वो कह रहे थे कि भाई मैं यादव लोगों को और मुस्लिम लोगों के लिए काम नहीं करूंगा, क्योंकि इन्होंने मुझे वोट दिया ही नहीं। मैं तो सिर्फ उन्हीं के लिए काम करूंगा जिन्होंने मुझे वोट दिया। अब ये तो चले कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रहा है। कई बार ये अप्रोच पूरे देश में भी लागू हो जाती है किसी कंट्री में। तो वो उन लोगों की तरफ ध्यान देते ही नहीं जिन्होंने उनको वोट नहीं किया, खासकर माइग्रेंट्स को। तो क्योंकि वो लोकल कल्चर को ज्यादा प्रोटेक्ट करने में बिलीव करते हैं, टॉलरेंस कम होती है। ये चीजें देखी जाती हैं जो कि नॉन लिबरल गवर्नमेंट्स होती हैं।
तो यहाँ पे बेसिकली ये कोई एकदम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है, पूरा स्पेक्ट्रम होता है। तो एक साइड में राइट विंग होता है, इसके एक साइड में जो है लेफ्ट विंग होता है, बीच में जो है वो सेंटर होता है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ एक्सट्रीम लेफ्ट पे होती हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी यहाँ एक्सट्रीम राइट पे होती हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा सा सेंटर और लेफ्ट की तरफ हो सकती हैं, कुछ थोड़ा सा सेंटर और राइट की तरफ हो सकती हैं। तो ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट इसमें नहीं होता है। रिलीज यूजली जैसे अगर आप बात करें, जैसे कोरिया की बात आप करिए, तो ये पूरी तरह से लेफ्ट विंग है। इंडिया की जो सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसका नाम ही है, तो आप उसको लेफ्ट कंसिडर कर सकते हो। ममता गवर्नमेंट की जो टीएमसी है, वो थोड़ा सा आप लेफ्ट की तरफ ही जाता है वो, राइट। तो ऐसा जैसे एक्सट्रीम राइट में अगर आप जाना हुआ, तो आप यहाँ पे शिवसेना का आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो, आप यहाँ पे एमीम का एग्जांपल दे सकते हो, ये एक्सट्रीम राइट विंग हो गए। बीजेपी जो थोड़ा सा वो सेंटर राइट की तरफ आता है, ठीक है, ये थोड़ा आप एग्जांपल दे सकते हो। कांग्रेस थोड़ा सा सेंटर लेफ्ट की तरफ आता है। तो ये बेसिकली कोई ऐसा लेफ्ट, ऐसा कोई एकदम एक्सट्रीम नहीं होता है, बीच में स्पेक्ट्रम होता है, कुछ गवर्नमेंट इधर आती है, कुछ गवर्नमेंट इधर आती है, ठीक है, तो बीच बीच में आती हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा इस आर्टिकल को आप समझें। मेंस के परस्पेक्टिव से अगर आप यहाँ से क्वेश्चन बनाना चाहो, तो सिंपल ऐसे आप क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन लेफ्ट एंड राइट विंग गवर्नमेंट्स, ठीक है। एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, ऐसे सवाल आपसे पूछ सकता है। तो इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री है, थोड़ा सा पॉलिटी है, थोड़ा सा इकोनॉमी भी है बेसिकली, क्योंकि दोनों की पॉलिटिकल जो इकोनॉमी का भी आइडियोलॉजी थोड़ी अलग होती है। जो लेफ्ट विंग गवर्नमेंट ज़्यादातर होती हैं, वो गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस करती हैं। जो राइट विंग गवर्नमेंट होते हैं, ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस करती हैं। तो इकोनॉमी भी यहाँ पे थोड़ी सी इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसको देखें। उसके अलावा हमारे पास कुछ एडिशनल आर्टिकल हैं, ये भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।